हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत और इसके साथ ही हम कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसके अलावा एक बात और फ्रेंड, जैसा कि हम कई बार ही बोल चुके हैं कि यदि आप DSSB के लिए एलिजिबल हैं तो अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए ताकि जब नोटिफिकेशन आ जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद फिर ज़्यादा टाइम नहीं बचता और फिर जल्दी जल्दी में तैयारी भी अच्छे से नहीं हो पाती। तो तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए यदि आप DSSB के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। इसके अलावा जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के उसे भी देख लें। तो चलिए समझ लेते हैं, इनका नैतिक विकास का भी एक सिद्धांत है। वैसे तो पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रसिद्ध हैं, किंतु इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है। तो इन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई हैं। एक तो पूर्व नैतिक अवस्था, अनुशासनात्मक चरण, सहयोग का चरण और चौथी अवस्था है स्वायत्तता। तो सबसे पहले हम पहली अवस्था को समझते हैं, यानी कि पूर्व नैतिक अवस्था, अनोमी स्टेज, जो कि चलती है 0 से 5 वर्ष तक। तो इस उम्र में जो बच्चा होता है उसमें नैतिकता नहीं होती, मतलब उसे किसी भी चीज़ की सही गलत की कोई जानकारी नहीं होती। वह मतलब उसमें ना नैतिकता होती है ना वह अनैतिक होता है, कुछ भी नहीं जानता वो नैतिकता के बारे में। तो ये होती है 0 से 5 वर्ष, यानी कि पूर्व नैतिक अवस्था। और इनका जो दूसरा चरण है या दूसरी अवस्था है अनुशासनात्मक चरण, यानी कि हेट्रोनॉमी स्टेज, जो कि चलती है 5 से 8 वर्ष तक। तो क्योंकि जो पिछली अवस्था थी, यानी कि बच्चे में नैतिकता होती ही नहीं है, तो 5 से 8 वर्ष वाली जो अवस्था है इसमें बच्चे के अंदर नैतिकता लाई जाती है। कैसे लाई जाती है? पुरस्कार या फिर दंड से। मतलब बच्चे को प्रेरित किया जाता है पुरस्कार दे करके, या फिर दंड से मतलब है कि उसको डांटा जाता है कि ये सही नहीं है, ऐसा सही नहीं है, ऐसा करना चाहिए। तो इस तरीके से पुरस्कार या दंड से उसके अंदर नैतिकता लाई जाती है। तो ये होता है अनुशासनात्मक चरण, यानी कि उसको अनुशासित किया जाता है, सही गलत के बारे में बताया जाता है। इसके बाद जो तीसरा चरण है सहयोग का चरण, यानी कि हेट्रोसिटी, जो कि चलता है 9 से 13 वर्ष तक। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि बच्चा मतलब अपने सहयोगियों से, साथियों से, मित्रों से मिलता है आसपास, और वह अब इतना जानकार हो जाता है कि वह ये चीज़ समझने लगता है कि हमें वैसे हाव भावों का प्रदर्शन करना चाहिए या दूसरों के साथ हमें वैसा व्यवहार करना है जैसा हमें खुद के लिए पसंद हो। मतलब जो हमें खुद नहीं पसंद वो हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना है। तो ये होता है सहयोग का चरण, इसे कहते हैं हेट्रोसिटी, और जो कि चलती है 9 से 13 वर्ष। तो इसके लिए आप लोग याद रखेंगे कि वैसी नैतिकता का प्रदर्शन करना जो हमें खुद के लिए पसंद हो। तो जो हमें खुद भी नहीं पसंद है वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ नहीं करेंगे। इसके बाद जो इनकी चौथी अवस्था है स्वायत्तता, यानी कि ऑटोनॉमी, तो ये चलती है 13 से 18 वर्ष तक। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, क्योंकि 13 से 18 वर्ष किशोरावस्था होती है, तो इसमें अपने अनुभवों के आधार पर नैतिकता, यानी कि पहले जो बच्चा छोटा होता है उसमें नैतिकता नहीं होती, फिर दूसरे चरण में नैतिकता लाई जाती है, और तीसरे चरण में मतलब बच्चे ऐसी नैतिकता का प्रदर्शन करते हैं, मतलब वो इतना समझने लगते हैं कि हमें वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें खुद के लिए भी पसंद नहीं है। और जो चौथी है, तो चौथी में अपने अनुभवों के आधार पर नैतिकता से मतलब है कि वो अपने अनुभव के हिसाब से नैतिक निर्णय लेते हैं। मतलब क्या उचित है क्या अनुचित है ये वो खुद ही समझने लगते हैं, तो वह अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं स्वायत्तता या फिर ऑटोनॉमी, जो कि चलती है 13 से 18 वर्ष तक। इसके अलावा पियाजे की एक बुक है द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। इसमें इन्होंने 2 प्रकार की नैतिकता बताई है। एक तो
परायत, पराधीन या विषमांगी नैतिकता, या फिर इसी को कहते हैं हेटेरोनॉमस, जो कि चलती है 5 से 9 वर्ष तक। और दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है स्वायत्त, स्वतंत्र, परिस्थितिगत या सापेक्षिक नैतिकता, जो कि चलती है 9 से 13 वर्ष। तो ये 2 अवस्थाएं इन्होंने अपनी एक बुक द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड में बताई हैं। तो इनको भी हम समझ लेते हैं, और यही दोनों सबसे इम्पोर्टेंट हैं, मतलब एग्ज़ाम में ये दोनों ही पूछी जाती हैं, तो इनको अच्छे से समझेंगे। तो परायत से मतलब होता है कि जो नैतिकता बड़े लोग हमें बताते हैं, मतलब बच्चा ऐसा समझता है कि जो हमसे पापा ने बोला है, मम्मी ने बोला है, या मतलब घर के किसी भी बड़े ने बोला है, या स्कूल में जो हमसे टीचर ने बोला है वही सही है। मतलब जैसे बड़ों ने बोल दिया कि झूठ बोलना पाप है, तो बच्चे को लगता है कि नैतिकता निश्चित है, इसे बदल नहीं सकते हैं, मतलब जो हमें बताया गया है वही सही है। तो कुल मिला के फिर बच्चा ये समझता है कि झूठ बोलना पाप है, तो बस पाप ही है। फिर वो झूठ चाहे किसी की जान बचाने के लिए बोला गया हो, किसी को मतलब किसी की भी भलाई के लिए बोला गया हो, लेकिन बच्चे को उसका जो रीज़न है वो नहीं समझ आता, बस उसको ये लगता है कि नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये चीज़ें मतलब बच्चा नहीं समझ पाता कि उसका रीज़न क्या है। अगर झूठ बोला भी है किसी की अच्छाई के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा ये नहीं समझता, उसे बस ये लगता है कि नहीं जो गलत है तो वो फिर गलत ही है। तो ये होती है परायत नैतिकता, या इसी को कहते हैं हेटेरोनॉमस, और एज रहती है 5 से 9 वर्ष तक। उसके अलावा जो अगली है यानी कि दूसरी स्वायत्त या स्वतंत्र, परिस्थितिगत और सापेक्ष नैतिकता, इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस। तो इसमें मतलब ये होता है कि नैतिकता को हम ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं, यानी कि बच्चा जब 9 से 13 वर्ष तक का होता है तो वह समझने लगता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो हमसे बड़ों ने बताया है वो हर हाल में सही ही हो। मतलब नैतिकता को हम परिस्थिति के हिसाब से बदल भी सकते हैं। जैसे कि बॉर्डर पर एक सिपाही है, तो पहले बच्चे को ये बताया गया था कि किसी का मर्डर करना गलत बात है, पाप है, मतलब किसी को हमें मारना नहीं है जान से, यानी कि जीव हत्या पाप होती है। लेकिन अब बच्चा ये समझने लगता है कि जो बॉर्डर पर हमारे सैनिक हैं तो वहाँ पर तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो मतलब अगर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया तो वहाँ पर वो ये अगर सोचेंगे कि नहीं जीव हत्या पाप है तो फिर कैसे भला होगा। तो बच्चा अब ये समझने लगता है कि परिस्थिति के हिसाब से नैतिकता को बदल सकते हैं। मतलब वहाँ पर बॉर्डर पर तो सैनिकों का काम ही है, मतलब वो नैतिकता है उसकी कि कोई भी आक्रमणकारी आया है तो वह उसको मारेगा, तो यहाँ पर उसकी ये नैतिकता हो जाती है, यानी कि परिस्थिति के हिसाब से हम बदल सकते हैं। तो ये होती है स्वायत्त नैतिकता, और एज ग्रुप रहता है 9 से 13 वर्ष, मतलब उससे बाद भी। तो 9 से 13 वर्ष से मतलब है कि इस उम्र तक बच्चा इस चीज़ को समझने लगता है। अब हम समझेंगे लॉरेंस कोहल वर्ग, इनका जो नैतिक विकास का सिद्धांत है इसको समझेंगे। तो इन्होंने बात की है नैतिक दुविधा की, यानी कि जो भी हमारे अंदर नैतिकता होती है उसमें एक मनुष्य नैतिक दुविधा में फंसा रहता है, तो इन्होंने नैतिक दुविधा की भी बात की है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहल वर्ग, जो कि एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने अध्ययन किया था एक हिंज नामक व्यक्ति पर। तो उनका जो अध्ययन था हिंज नामक व्यक्ति पर, तो हिंज की पत्नी थी, उसको एक प्रकार का कैंसर था, यानी कि वो कैंसर से पीड़ित थी। तो ये कहानी मतलब अध्ययन करने के बाद फिर वो ये कहानी 10 से 16 वर्ष के बालकों को सुनाता है। तो कहानी ऐसी थी कुछ कि जो हिंज नामक व्यक्ति था उसकी पत्नी को कैंसर होता है, तो वह उसका काफ़ी इलाज करवाता है, वह ठीक नहीं हो रही थी। तो इत्तेफाक से एक डॉक्टर को मतलब एक डॉक्टर कैंसर की दवा बना लेता है। तो कोहल वर्ग उसके पास हिंद जो है वो उसके पास जाता है दवा लेने के लिए, लेकिन डॉक्टर क्या करता है उस दवा का दाम 10 गुना बढ़ा देता है। मतलब वो दवा ऐसी थी कि उससे कैंसर सही हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने क्या किया कि उसका दाम 10 गुना बढ़ा दिया। अब हिंज के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उस दवा को 10 गुने दाम पर ख़रीद सके। उसने जोड़ जाड़ के रुपए इकट्ठे भी किए पर इतने नहीं कर पाया कि 10 गुना दे सके, तो उसने दवा को चुरा लिया। तो यही बात कोहल वर्ग ने 10 से 16 वर्ष के लड़कों को सुनाई थी कहानी कि हिंद ने गलत किया या डॉक्टर ने गलत किया। तो कुछ बच्चों का कहना ये था
कि हिंद ने गलत किया क्योंकि चोरी करना गलत है, लेकिन कुछ का ये कहना था कि डॉक्टर ने भी गलत किया क्योंकि किसी भी दवा का दाम 10 गुना बढ़ाना भी गलत है। तो यहाँ पर एक नैतिक दुविधा उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक दुविधा की बात की है। तो यहाँ पर एक तर्क उत्पन्न होता है। तो मतलब जो नैतिक दुविधा है वो नैतिक तर्कना का ही परिणाम होती है। इसके अलावा इन्होंने प्रयोग, मतलब ये कहानी क्योंकि 10 से 16 वर्ष के बालकों को सुनाई थी, लड़कों को सुनाई थी, इन्होंने लड़कियों को शामिल नहीं किया था। तो इस वजह से इनका जो प्रयोग है वो 10 से 16 वर्ष के लड़कों पर था। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास सीधी रेखा में नहीं बल्कि नैतिक तर्कना का परिणाम होता है। मतलब सही गलत के बीच पहले नैतिक तर्कना उत्पन्न होती है, उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेते हैं, कोई भी नैतिक निर्णय लेते हैं। तो जो नैतिक विकास है वो नैतिक तर्कना का परिणाम होता है। मतलब कोई भी नैतिक निर्णय लेने से पहले हम उसके पहले नैतिक तर्कना उत्पन्न होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं नैतिक विकास के चरण। तो नैतिक विकास के चरण इन्होंने 3 चरण बताए हैं और तीनों चरणों में 2-2 स्तर बताए हुए हैं। तो इनका जो पहला चरण है पूर्व नैतिक, पूर्व रूढ़वादी या पूर्व परंपरावादी अवस्था, जो कि चलती है 3 से 10 वर्ष। तो इसमें इन्होंने इसके 2 स्तर बताए हैं, एक तो अहम केंद्रितता और दूसरा दंड एवं आज्ञा पालन। तो अहम केंद्रितता से मतलब ये है कि बच्चा जो है वो स्वार्थी होता है पूरी तरीके से। अहम केंद्रितता का मतलब होता है कि अपने बारे में ही सोचना, मतलब बच्चे में नैतिकता नहीं होती, वह पूरी तरीके से स्वार्थी होता है। जैसे कोई भी चीज़ लाई गई है घर में खाने पीने वाली या कुछ भी, तो बच्चे को लगता है कि पूरी की पूरी हमें ही मिल जाए, यानी कि उसके अंदर नैतिकता नहीं होती। उसे ये नहीं लगता कि हम सामने वाले को भी दे दें, मतलब उसके जो भी भाई बहन हैं उन्हें भी दें। तो उसके अंदर नैतिकता नहीं होती। इस उम्र में पूरी तरीके से स्वार्थी होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और इसी के अंतर्गत जो दूसरा स्तर है दंड एवं आज्ञा पालन। तो क्योंकि बच्चे में नैतिकता होती नहीं है तो दंड एवं आज्ञा पालन से उसके अंदर नैतिकता लाई जाती है। यानी कि माता पिता का नियंत्रण से मतलब है कि माता पिता जब उसको डांटते हैं या फिर समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना है, अपने भाई बहन को भी चीज़ें देनी है, तो उसके अंदर नैतिकता लाई जाती है। तो इसे हम कहेंगे दंड एवं आज्ञा पालन अवस्था। इसके अलावा इनकी जो दूसरी अवस्था है नैतिक रूढ़वादी या परंपरावादी अवस्था। तो परंपरावादी से मतलब होता है कि इसमें भी 2 स्तर हैं, एक तो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अवस्था या फिर कानून व्यवस्था अवस्था। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की से मतलब है कि परंपरा के अनुसार जैसा लोग बोलते हैं कि उनका जो बेटा है या उनकी जो बेटी है वो अच्छा काम कर रही है, उसने ऐसा किया, तुम्हें भी उनके जैसा ही बनना है। तो हम मतलब दिखावे के लिए या अपने घर के बड़ों को खुश करने के लिए उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं कि मतलब हमें भी अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनना है। तो किसी का अनुकरण करना या जो भी परंपरा है इस तरीके से कि हमें उनके जैसा बनना है। तो ये होती है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। और उसके अलावा जो इसी के अंतर्गत दूसरी अवस्था है कानून व्यवस्था अवस्था। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो बच्चे होते हैं वो आत्मनिर्भर बनते हैं। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमें दूसरों के जैसा बनना है, हमें बल्कि वैधानिक नियमों को मानते हुए से मतलब है कि जो भी नियम कानून है हमें उनका उल्लंघन नहीं करना है, बल्कि उनको मानते हुए हमें अपना खुद से आत्मनिर्भर बनना है। तो ये होती है कानून व्यवस्था अवस्था। और जो तीसरी सबसे लास्ट स्टेज है उत्तर परंपरावादी या फिर उत्तर रूढ़वादी अवस्था, जो कि चलती है 10 से 16 वर्ष। तो इसके अंतर्गत जो पहला स्तर है सामाजिक अनुबंधन। तो इसका मतलब होता है अपना अपना भला करना, यानी कि आप हमारा ये काम कर दीजिए तो मैं आपका ये काम कर दूंगा। मतलब इसमें वह दूसरे का भला नहीं सोच रहा, मतलब दूसरे का भला इस तरीके से नहीं सोच रहा है कि उसी का भला हो जाए, भले मेरा भला हो चाहे ना हो, बल्कि वह अपना अपना भला सोच रहा है। यानी कि अगर आप मेरे लिए ऐसा करोगे तो मैं भी आपका ये काम कर दूंगा, तो इसमें आपका भी भला हो जाएगा और मेरा भी भला। तो इसे हम कहते हैं सामाजिक अनुबंधन, जिसमें अपने अपने भले की बात की जाती है। और अगली जो अवस्था है, अगला स्तर है इसके अंतर्गत सार्वभौमिक नैतिकता। तो सार्वभौमिक नैतिकता से मतलब होता है ये नैतिकता की सबसे
सबसे उच्च स्तर होता है, जिसमें व्यक्ति ऐसा सोचता है कि सबका भला हो, चाहे मेरा भला हो या ना हो। मतलब वह यहाँ पर इस तरीके से सोचता है कि भले ही मेरा भला ना हो, लेकिन बाकी सबका भला होना चाहिए। तो इस अवस्था तक वैसे बहुत कम ही लोग पहुँचते हैं, क्योंकि सभी अपना अपना भला ज़्यादा सोचते हैं। तो ये हो गई कोहल वर्ग की तीनों अवस्थाएं, और उनके तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत दो दो जो चरण हैं उनको भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इनके सिद्धांत के कुछ प्रमुख बिंदु हैं उनको भी समझ लेते हैं। तो लॉरेंस कोहल वर्ग का ये सिद्धांत उनकी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट से लिया गया है। मतलब इस सिद्धांत का जिक्र कहाँ पर है, तो इसको इन्होंने अपनी एक पुस्तक साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट में बताया है। इसके अलावा कोहल वर्ग ने अपने सिद्धांत में सांस्कृतिक अंतर को ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांत में सिर्फ लड़कों को शामिल किया था, लड़कियों को शामिल नहीं किया था। और उनका मानना था कि नैतिक तर्कना और नैतिक व्यवहार के बीच गहरा संबंध होता है। तो इसको हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी हम कोई नैतिक निर्णय लेते हैं तो उसके पहले नैतिक तर्कना उत्पन्न होती है। तर्क उत्पन्न होता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना है, क्या सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।